हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का सुब्रा रंजन आईएएस स्टडी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जो वीकली करंट अफेयर को सॉल्व कर रहे थे इसको हम देखेंगे आगे। इसमें हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में देखते हैं, जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और ये ऐतिहासिक पहल थी भारत में। इसमें देखते हैं कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको एक समान स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया था इस योजना के माध्यम से। इसका उद्देश्य ये था कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनका प्रसार करना, ठीक है, या लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद अगला खबर है कि आईयूसीएन द्वारा पहला वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इसमें यह दिया गया है, ये रिपोर्ट आपका कोलंबिया में जो सीबीडी की जो बैठक हुई थी, ठीक है, सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP16, ठीक है, COP16 में ये हुआ था और वहां पे ये रिपोर्ट जारी किया गया है कोलंबिया के कैली में। इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें ये बताया गया कि 38% जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पे, ठीक, और हर 3 साल में ये बताया गया रिपोर्ट में कि एक वृक्ष प्रजाति जो है खतरे में आ जाती है। खतरे में पड़ी जो प्रजातियों की संख्या है, जो वृक्षों की खतरे में पड़ी प्रजातियों की जो संख्या है वो पक्षियों, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियस जो है उनकी कुल संख्या से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इनकी संख्या, वृक्षों में जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ये जो असेसमेंट किया गया है वो 1000 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और इसमें ये बताया गया कि आकलन देखिए 47,238 वृक्ष प्रजातियों में से कम 16,425 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसमें आइसलैंड को सबसे ज्यादा पेड़ों के लिए असुरक्षित बताया गया रिपोर्ट में, और यह भी कहा गया कि जो शहरी विकास और कृषि के लिए जो हम पेड़ों को काट रहे हैं ये इसका प्रमुख कारण है, ठीक है, किसके लिए, जो उनकी वनरेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सुभेद्यता को जो बढ़ा रहा है। इन्वेसिव स्पीसीज, कीट और बीमारियों से जो है खतरा और बढ़ रहा है। दक्षिणी जो अमेरिका में जो किया गया था उसमें 13,668 प्रजातियों का असेसमेंट किया गया था, आकलन किया गया था। उसमें से 3,356 जो प्रजातियां ऐसी थी जो खतरे में थी। आईयूसीएन के बारे में अगर देखते हैं तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में देखेंगे जो 5,000 प्रजातियां हैं, ठीक है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 5,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो जिनका यूज हम निर्माण के कार्य में करते हैं, ठीक है, 5,000 ऐसी प्रजातियां जिनका हम वृक्षों की जो निर्माण के कार्य में करते हैं। इसका यह मतलब है कि इनकी जो है सुभेद्यता बढ़ जाती है। और 2,000 ऐसी प्रजातियां हैं, ठीक है, 2,000 से ज्यादा जो दवाइयों और भोजन और ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, तो ये इस रिपोर्ट में बताई गई है। नेक्स्ट आपका है सेंझोउ 19, ठीक है, सेंझोउ 19 ये चीन का मिशन है, लॉन्च किया गया है, स्पेस मिशन सेंझोउ लॉन्च किया गया है। ये 6 महीने के मिशन पर गया हुआ है जिसमें ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में गया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो जो चीन यात्री के तौर पर चीन की पहली महिला, ठीक है, चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है स्पेस इंजीनियर वांग हाउजे को इसमें शामिल है। और ये स्पेस लॉन्ग मार्च F2F कैरियर से छोड़ा गया है। जो सेंझोउ 19 आपका स्पेस मिशन है वो जो चाइना का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, ठीक है, ये 2F रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया और यह दल जो है चीन के निम्न कक्षा में, अंतरिक्ष कक्षा में ऑपरेशन को बेहतर बनाएगा, ठीक है। जो लोअर ऑर्बिट में जो उसका स्पेस स्टेशन है किसका, चाइना का, उसके बेहतर संचालन के लिए काम करेगा। ये चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग, ठीक है, तियांगोंग। ये आपका 2021 में 29 अप्रैल 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका जो दूसरा वो था चरण, ठीक है, इसमें आप देखेंगे सेकंड जो इसका चरण है वो हम 2023 में और फिर जुलाई में छोड़ा जाता है, फिर एक 2023 अक्टूबर में ही तीसरा छोड़ा जाता है। तो ये जो इसका स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, ठीक, तियांगोंग ये आपका अंतरराष्ट्रीय जो है स्पेस स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको IIS प्लेटफॉर्म में बोलते हैं।
उससे ये 20 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये क्या है, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन वर्तमान में कक्षा में एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संघ का हिस्सा नहीं, ठीक है। और चीन इकलौता देश है जिसके पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। तो चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन जो है लोअर ऑर्बिट में है, ठीक। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का हिस्सा नहीं, क्योंकि इस पे ये इल्जाम रहता है कि इसमें जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, PLA, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसका जो है दखल रहता है। इसकी वजह से ये क्या है, इसका ये हिस्सा नहीं बन पाया, किसका, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का। और इसकी वजह से उसने जो है, चीन ने अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया है, ठीक है, तियांगोंग के नाम से। ये वजह है, दखल करता है, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन। अब भारत के बारे में इसमें देखते हैं, तो भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। और ये भेजना चाहता है, जिसका नाम ये रखा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका नाम होगा, जो भारत भविष्य में भेजने वाला है। ये 2028 में इसका पहला मॉड्यूल जो है लॉन्च किया जाएगा, कौन सा, भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पहल फ्रेमवर्क, DG, ठीक है, DG फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किया है भारत के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, DG फ्रेमवर्क। तो DG फ्रेमवर्क क्या है, जो प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी में अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक। किसके लिए, DG फ्रेमवर्क के जो साझा उद्देश्य है उसको बढ़ाने के लिए। इसमें आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए जो भारतीय निजी क्षेत्र है, ठीक है, उनको ये बढ़ावा देंगे, उसके साथ सहयोग करेंगे, बढ़ावा देंगे। कौन मिलके, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसको DG फ्रेम के बारे में आइए देखते हैं, इसके साझेदार एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो USA की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, ये 3 एजेंसियां जो है कार्य करेंगी। और ये सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सबमरीन केबल्स और ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डाटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका समर्थन करेगी। यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उसको मजबूत करने का, उसको बढ़ाने का ये कार्य करें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जिसको हम DPI कहते हैं, ठीक है, इसको स्टैक, इंडिया स्टैक के नाम से जानते हैं। इसमें 3 को अलग अलग स्तर पर हम देखते हैं। एक डिजिटल पहचान, ठीक है, जिसको आधार कार्ड के नाम पे, रियल टाइम भुगतान UPI जो है, ये भी आपका किसका हिस्सा है, DPI का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। और डेटा शेयरिंग जो आर्किटेक्ट होता है वो भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है महत्व, इसका क्या है, तो आप इसका महत्व ऐसे समझिए कि 2018 से 2023 में आप देखेंगे जो भारत ने 80% अपना वित्तीय समावेशन को हासिल किया, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कारण। कोविड के दौरान हम देखते हैं 87% जो गरीब परिवार हैं उनको हम DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है करने में सहायता मिलता है, किसकी वजह से, DPI यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे ये एक असेसमेंट है कि अगर वित्तीय क्षेत्र में DPI को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर लागू करते हैं तो भारत की जो आर्थिक समृद्धि है वो 33% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका ने हेरिटेबल जीनोम, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बना, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बना है। तो ये है क्या, इसको देखते हैं। स्वास्थ्य जो अनुसंधान है उसमें नैतिकता के संबंध में नए दिशा निर्देश दक्षिण अफ्रीका ने जारी किया है, स्वास्थ्य अनुसंधान में जो नैतिकता के संबंध, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है उसकी अनुमति दी गई है। और इसका अर्थ ये है
कि इस तकनीकी का उपयोग करके हम अनुवांशिक रूप से संशोधित, ठीक है, मॉडिफाइड जो बच्चा होगा या संतान होगी उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसे कहिए कि जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बच्चा होगा उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसमें ये भी बताएगा कि दिशा निर्देश WHO का जो दिशा निर्देश है इसके लिए जीनोम एडिटिंग से संबंधित जो WHO का निर्देश है उसकी तुलना में ये फ्रेमवर्क काफी कमजोर है। ठीक है, क्योंकि WHO में ये सामाजिक सहमति पर बल देता है कि समाज से इसकी स्वीकारता होनी चाहिए। और इससे क्या कि बहुत सारे एथिकल जो इश्यूज हैं वो उठेंगे, जो इन्होंने ह्यूमन जो हेरिडिटी वाली जो चेंजेस हैं उनमें अनुमति दी। अब हेरिटेबल जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है उसको देखेंगे, तो एडिटिंग आप दो तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सोमैटिक सेल के स्तर पे और एक हम करते हैं ये जर्म लाइन कोशिकाओं के स्तर पे। ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो है केवल शरीर की कोशिकाओं जैसे त्वचा, रक्त, मांसपेशियों, इनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, इनमें जो है जीन के स्तर पे हम चेंजेस करते हैं, उसका जो प्रभाव होगा वो केवल जिस व्यक्ति पे हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करती है, केवल उस व्यक्ति को करेगा जिसके शरीर के त्वचा या फिर कोशिकाओं में हम चेंजेस करते हैं या सोमैटिक सेल में हम चेंजेस करते हैं। जबकि जर्म लाइन जो है उसमें आप देखिए शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण जो है ये आते हैं। ठीक है, जर्म लाइन कोशिकाएं इनको कहते हैं शुक्राणु हुआ या अंडाणु हुआ या भ्रूण हुए। इनमें अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इनके जीन में अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो जिसपे हम कर रहे हैं उस व्यक्ति पे और उसके साथ जो उससे उत्पन्न होने वाली संतान है उस पर भी ये प्रभावित होगा, उसको भी ये प्रभावित करेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और इससे जो संभावित उपयोग आप देखेंगे कि हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग का जो उपयोग है, तो हम वंशागत जो हेरिडिटी वाली बीमारियां हैं उनमें हम उनको दूर कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हिंगटन रोग है, सिकल सेल एनीमिया है। इनको हम जो दोषपूर्ण जीन को हम हटा सकते हैं, ठीक, एडिटिंग के माध्यम से। दूसरा लाभ ये है कि जो जीव विज्ञान, अनुवांशिकता और रोग तंत्र के बारे में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी समझ जो बढ़ेगी। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक यह जो कई प्रौद्योगिकियों की सुधार ला सकती है। ठीक है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, IVF जो कहते हैं, यानी कि इस स्तर पे, लैब के स्तर पे ही हम इनके जीन में जो है सुधार करके चीजों को हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते हैं। तो ये इसका उपयोग है। अब इसकी जो संबंधित जो चिंताएं हैं, ठीक है, जो परमिशन दी गई है, अनुमति दी गई है, उससे संबंधित कुछ चिंताएं हैं कि एक तो वंशागत इसका प्रभाव होगा। ठीक है, अगर सोमैटिक सेल्स के स्तर पे होता तो उस व्यक्ति पे, लेकिन ये वंशागत होगा, यानी कि इसका प्रभाव दीर्घकालिक होगा, यानी कि उसके जो संतान में भी होगा, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। और ये अनपेक्षित प्रभाव, कोई ऐसा भी प्रभाव हो सकता है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। तो ये एक चिंता है। दूसरी ये है कि हम ये जो एडिटिंग से ह्यूमन जीनोम एडिटिंग में जो मानव की गरिमा और उसकी जो विविधता है वो हम उसके खिलाफ या वो प्रभावित होगी। ठीक है, जो मानव की गरिमा और विविधता है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, कोई व्यक्ति बहुत जो है ब्रिलियंट है, वो उसका क्या है, विविधता है, और वो जेनेटिक स्तर पे है, तो वो क्या, वो प्रभावित होगी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुवेद बच्चों के लिए संरक्षण के लिए जो SOP है उसमें संशोधित किया गया है। सुवेद बच्चों के संरक्षण के लिए SOP में चेंजेस किए गए हैं, वो आपका न्यूज है। ये भारतीय रेलवे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुवेद बच्चों के लिए संशोधित, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रक्रिया, ठीक है, मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस जारी किया है। इसमें जो रेलवे ने SOP में चेंज करके ये किया है, जो उसके संपर्क में आने वाले बच्चों की जो है सुरक्षा के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। इस संशोधन के माध्यम से रेलवे ने जो है जो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। अब रेलवे के द्वारा हम देखते हैं कि जो अन्य पहले हैं बच्चों के लिए की गई है वो क्या क्या है। एक है ऑपरेशन आहट, ठीक है, ये जो है मानव तस्करी पे अंकुश लगाता है और ये राष्ट्रव्यापी अभियान है आहट, ऑपरेशन आहट।
इससे अब देखेंगे 2022 में ही, सिर्फ 2022 में 2300 से अधिक बच्चों को बचाया गया है और 674 तस्करों को इस ऑपरेशन के माध्यम से पकड़वाने में मदद मिली है। ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते, ये भी रेलवे का ही है। ये जो है अलग अलग भारतीय रेलवे जो जोन है, अलग अलग भारतीय रेलवे जोन है, उसमें देखभाल और संरक्षण के लिए जो है जरूरत वाले बच्चों को बचाने के प्रति समर्पित मिशन है। नेक्स्ट जो है आपका जैव संदीप्त, ठीक है, बायोलुमिनेसेंस, ठीक, जैव संदीप्त, ये क्या है? ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये चेन्नई के समुद्री तट पर यह घटना देखी गई है। ये होता क्या है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो कुछ प्राणियां जो होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, ये गुण होता है कुछ जीवों द्वारा जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इसी को हम बायोलुमिनेसेंस या फिर जैव संदीप्त कहते हैं। ये उत्सर्जित प्रकाश वास्तव में क्या होता है? ये एंजाइम प्रेरित ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये है आपका एंजाइम उत्प्रेरित प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये उत्पन्न होता है। जैव संदीप्ति प्रघटना ये हम देखते हैं कि ज्यादातर समुद्री जीवों में होता है। जैव संदीप्ति जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर समुद्री जीवों में होता है, जैसे कि स्पंज हो गया, जेलीफिश हो गए, ठीक है, कृमि हो गए, जुगनू हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरियल हो गए, जिलेटिन्स हो गए, या जुंटो प्लैंकटन जो होते हैं उनमें भी ये गुण पाया जाता है, किसका? प्रकाश उत्सर्जित करने का। और इसमें आप देखेंगे ये नीले रंग का भी हो सकता है प्रकाश, कभी कभी बैगनी या फिर लाल, हरे और लाल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है जीव ऐसे होते हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करेंगे, फिर उसको रूपांतरित करते हैं और एक अलग रंग में, दूसरे रंग में उत्सर्जित करते हैं। तो जो ये परिघटना होती है इसको हम जैव प्रदीप्ति कहते हैं, बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। और जो प्रक्रिया हमने अभी पीछे देखा कि एंजाइम प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न करते हैं हम उसको हम जैव संदीप्त या बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी सबमरीन, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। ये भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये 7वां जो है उस क्रम का 7वां वारक्राफ्ट है, इसका नाम है अभय, इसको हम अभय नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें बनाया किसने है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये आपका रक्षा क्षेत्र की, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी है। और कहाँ? ये कोलकाता में, ठीक है, ये कोलकाता में है। इसको हम देखते हैं कि इसमें 80% जो है सामग्री ऐसी है जो स्वदेशी है, 80% डिजाइन भी, और इसके जो सामग्री है 80% ये स्वदेशी है। यानी कि इस प्रकार ये भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसको साकार करने में ये महत्वपूर्ण है। अब सबमरीन के बारे में देखते हैं, एयरक्राफ्ट के, वाटरक्राफ्ट के बारे में। ये क्या है कि समुद्री तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, पनडुब्बी रोधी जो ऑपरेशन है उनमें या लो इंटेंसिटी मिशन में और माइंस बिछाने में ये सक्षम, ये वाटर जो क्राफ्ट है उसमें ये सक्षम। नेक्स्ट है, इसके बारे में ये 77 मीटर लंबा है और अधिकतम इसकी जो गति है वो 25 नॉटिकल माइल की है, ठीक। और एंड्योरेंस जो है इसका 1800 नॉटिकल माइल हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका खबर है मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। ये भी इसलिए रहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भावी पीढ़ियों के लिए गांवों में 60,000 से अधिक अमृत सरोवर जो है निर्माण किया गया है। ये एक रिपोर्ट है। अमृत सरोवर के बारे में देखते हैं तो ये 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, जब हम स्वतंत्रता के लिए 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। उसी के एक हिस्से के रूप में ये लॉन्च किया गया था। कौन सा? मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के लक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 एकड़ तालाब क्षेत्र, ठीक है,
प्रत्येक जिले में कम से कम 1 एकड़ तालाब क्षेत्र के साथ साथ कम से कम 75, एक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना या पुनर्निर्माण करना। यानी कि ये है या तो उसको नया निर्माण कर रहे हैं या फिर जो पहले से है उसका पुनर्निर्माण हम कर रहे हैं, ये इसका मतलब। इसमें हम देखते हैं कि ये जल मिशन की किससे पीछे उद्देश्य क्या था, ये एक तो जल संरक्षण, फिर लोगों की इसमें भागीदारी को बढ़ाना, और जो इससे निकाली गई मिट्टी है उसका सदुपयोग जो है कहाँ कर रहे हैं, ये सब इसका उद्देश्य था। अब हम सांभर झील जो है चर्चा में रही, तो सांभर झील चर्चा में इसलिए रही कि ये राजस्थान में एक तो झील सांभर, और ये यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी है तो 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो जाने के कारण ये चर्चा में रही, राजस्थान की सांभर झील। इस झील के बारे में देखते हैं, तो ये इसका नाम सांभर, ये चौहान राजपूतों की जो 2500 साल पुरानी जो देवी है शाकंभरी, ठीक है, उससे प्रेरित है, वहीं से इसका नाम लिया गया है। और एक खारे पानी की भारत की इनलैंड, ठीक है, सबसे बड़ी अंतरदेशीय जो है झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी भारत में इनलैंड, ठीक है। और इसको 1990 में रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? सांभर झील को 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इससे क्या है कि इस दर्जे से किसी भी मतलब अगर रामसर साइट का दर्जा उसे दिया जाता है झील को, तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी जो महत्व है वो बताता है, ठीक है। तो वो पारिस्थितिकी रूप से कितना जो है इकोलॉजिकल रूप से कितना महत्वपूर्ण है वो झील, ठीक है। और देखेंगे इस झील में कि नवंबर से फरवरी तक ठंडियों में जो है क्या है, उत्तरी एशिया और साइबेरिया से यहाँ फ्लेमिंगो पक्षी, ठीक है, और भी जो है प्रवासी जो पक्षी फ्लेमिंगो सहित, फ्लेमिंगो काफी फेमस है, ये साइबेरियन पक्षी है, और इसके साथ ही जो अन्य पक्षियां हैं वो आते हैं कहाँ पे? इस झील में, ठीक है, इसके लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट अब लेकर अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।